नमस्कार साथियों, मैं राकेश और आपका एग्ज़ाम ट्रैक के इस एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी वाले चैप्टर को। साथियों, जैसे कि पहले सिलेबस डिस्कशन में आपको ये बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपको चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से हमने पहला पोर्शन उठाया है आप लोगों के लिए सांख्यिकी। ठीक है साथियों, तो सांख्यिकी में विशेष तौर पर आपके दो पोर्शन डाले हुए, जैसा कि अपन ने सिलेबस डिस्कशन में बात की थी। और वो दो पोर्शन क्या क्या है, आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से एक पोर्शन आपको जो डाला हुआ है यहाँ पे वो है विशेष तौर पर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। एक डाला है आपको आंकड़ों का संग्रह। साथियों, जब भी आप इस चीज को पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। और एक पोर्शन जो आपको यहाँ पे डाला हुआ है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पर आपके सामने जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लिखे गए हैं तो उनमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीन पॉइंटों के बारे में विशेष तौर पर स्पष्ट तौर पर लिखा है। साथ ही आपकी जो मैथ्स है उसका स्तर भी 10वीं तक रखा गया है। इसका मतलब आपको ये जो सांख्यिकी पढ़नी है वो बेसिकली 10वें स्तर तक की आपको चीज़ें पढ़नी होती है और 10वीं तक के स्तर में भली भांति ये दोनों चीज़ों का उल्लेख है। तो इसीलिए अपन भी प्रयास करेंगे कि इसे 10वें स्तर का ही अपन रखें और एक एक चीज़ को बिल्कुल जीरो से बारीकी से समझते हुए अपन चलें। देखो साथियों, मैथ्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप एक बार के लिए तो आप उसका बेसिक्स जाने बहुत अच्छे तरीके से, और बेसिक्स जानने के बाद में साथियों फिर आप ये प्रयास करें कि इसका कोई और शॉर्टकट हो सकता है क्या, तब हम किसी शॉर्टकट की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है साथियों, चलिए, तो विशेष तौर पर आपको सांख्यिकी में दो पोर्शन पढ़ने। अपन पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक पढ़ेंगे और फिर अपन आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण और आलेखी निरूपण, ये भी अपन जो थ्योरी वाला पोर्शन है साथियों आपके फर्स्ट ग्रेड में स्पष्ट तौर पर डाला गया है, जिसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगले पेज की ओर अग्रसर होते हैं। देखो साथियों, यहाँ अपन बात कर चुके हैं कि विशेष तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हम लोग पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जब अपन ये मापक पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, हाँ या ना। और इस प्रकार की प्रकृति रखने वाले जो मापक हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है साथियों, आइए केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब अपन समझने का प्रयास करते हैं। कुछ आंकड़ों का एक ऐसा हमारे पास में समूह होगा और उस समूह में उन सभी आंकड़ों की प्रवृत्ति ऐसी होगी कि एक विशेष डेटा होगा, एक विशेष प्रेक्षण होगा, एक विशेष संख्या होगी जिसके आसपास सभी आंकड़े केंद्रित होंगे। और एक विशेष डेटा के आसपास आंकड़ों की ये जो केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे बहुत बार हम माध्य क्यों निकालते हैं, माध्य हम इसीलिए निकालते हैं कि जैसे यार 5 लोगों की बात हो रही है और जब अपन माध्य निकाल रहे होते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि भाई साहब लगभग एवरेज सबके जो मार्क्स हैं वो लगभग इतने बन रहे होंगे, हाँ या ना। और हम ये मान लेते हैं कि यार सभी के मार्क्स लगभग इसके आसपास हैं। तो इस प्रकार के जो भी डेटा होते हैं उन्हें ही हम लोग बोलते हैं साथियों
केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक और इसीलिए विशेष तौर पर सामान्यतया आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करना होता है। साथियों, माध्य, माध्यिका और बहुलक की ओर मैं अग्रसर हूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर डेटा के बारे में हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा डेटा वाला पोर्शन यानी आंकड़ों की बात हमारे पास में यहाँ पर चल रही है जो कि दी हुई है। विशेष तौर पर देखो, जैसे आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों का वहाँ पर उल्लेख है। तो एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष तौर पर आपको दो प्रकार के आंकड़ों पर आपको फोकस करना है। एक प्रकार के आंकड़े होंगे वो होंगे अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा प्रकार होगा साथियों वर्गीकृत आंकड़े। साथियों, जो अवर्गीकृत आंकड़े होंगे इनमें विशेष तौर पर हम बात करेंगे। देखो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है, हमें तो सर इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है, तो एक बार के लिए मैं आपका ये वाला जो पॉइंट है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। साथियों, सामान्यतः वर्गीकृत और अवर्गीकृत जब आंकड़ों को बांटा गया है तो सामान्यतः सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बांटा गया है कि यदि हम आंकड़ों के वर्ग अंतराल बना के लिख रहे हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस प्रकार का यदि हम वर्ग या समूह बनाकर यदि हम लोग चीज़ें लिख रहे हैं तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो किस में शामिल होंगे, वर्गीकृत आंकड़ों में। और यदि हम इस प्रकार से वर्ग नहीं बना रहे हैं तो वो आंकड़े शामिल होंगे अवर्गीकृत आंकड़ों में। यानी वर्गीकृत या वर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं, वर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, यानी कि जब हम समूह में चीज़ें लिख रहे हो, एक साथ हम समूह बनाकर हम डेटा का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तब वो आंकड़े कहलाएंगे हमारे पास में वर्गीकृत आंकड़े। इसका मतलब इस प्रकार के जो डेटा है वो किस में जाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े। और यदि नॉर्मल आंकड़े आपके पास में इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 7, 8, इस प्रकार के जो डेटा है वो आपके पास में अवर्गीकृत में जाएंगे। लेकिन साथियों, साथ ही साथ आपने देखे होंगे यार इस प्रकार से भी डेटा है जो हमारे पास में लिखा हुआ होता है, जिसमें एफ नाम की संरचना बनी होती है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं, जिसे मैं थोड़ा आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था साथियों कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम इस प्रकार से वर्ग समूह बने हुए डेटा का अध्ययन करेंगे, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जिनमें इस प्रकार के वर्गीकृत या समूह वाले डेटा नहीं होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर साथियों आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशंस आपको इनकी नहीं पूछी जाती, बस एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यार एक ही डेटा को हम कैसे कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में डेटा हमारे पास में होता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में जो डेटा हमारे पास में होता है वो सामान्यतः इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करना चाहूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, या इस तरीके से ना लिखना चाहे तो अपन एक बार के लिए थोड़ा सा डेटा और आगे बढ़ा देते। जैसे मैंने लिखा 4, जैसे मैंने लिखा फिर है, फिर लिखा मैंने डेटा 20, 26, 26, फिर मान लीजिए और डेटा आपको एक्स्ट्रा लिखा हुआ मिल रहा है जैसे 33। ठीक है, इतना ही हम डेटा रखते हैं साथियों। बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये बात मैंने लिखी है कि आपके पास में बेसिक से छोटा सा छोटा जो प्रश्न होगा ना वो इस प्रकार के डेटा पे हो सकता है, यानी कि इस तरीके से आपको डेटा देगा। इस तरीके का मतलब रट मत लेना यार 4 ऐसे 3 बारी दे, ऐसे 2 बारी दे, नहीं, मुझे इसी डेटा को आगे और फॉर्म में भी प्रेजेंट करके दिखाना है, तो इस वजह से मैंने डेटा ऐसा लिया है। मैं जब व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इस प्रकार के एग्जाम्पल की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो डेटा है वो हमारे पास में ऐसे भी हो सकता है 5, 8, 9, 2, 0, 5, और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ डेटा भी हो सकता है।
तो आपको सामान्यतः चीज़ें रटनी नहीं है कि भाई चार चार तीन बार ही होगा, 13 दो बार ही हो, इस प्रकार से नहीं होगा। बस व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है कि इस प्रकार से नॉर्मल रूप में डेटा लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहले प्रकार का जो टाइप बनता है या जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में, वो व्यक्तिगत श्रेणी से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में साथियों अवर्गीकृत आंकड़ों में और वर्गीकृत आंकड़ों में दोनों में ही बारंबारता बंटन बना दिए जाते हैं, और बारंबारता बंटन बनाने के बाद में फिर आपसे चीजें पूछी जाती है। इसका मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों में मैं एक और पोर्शन की बात करूं तो वो बनेगा हमारे पास में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। यानी इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है साथियों, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का मतलब, देखो साथियों, हमें इस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो साथियों, अगर हमारे पास में कोई डेटा इस तरीके से लिखा है, जैसे यहाँ तो मैंने बहुत लिमिटेड डेटा लिया है, अगर मान लीजिए मैं एक साथ 50 प्रेक्षण में यहाँ पर लूँ, 50 संख्याएं मैं यहाँ पर लूँ, तो ये जो 50 संख्याएं अगर मैं एक साथ यहाँ पर लेता हूँ तो फिर क्या मैं इस प्रकार से दर्शा पाऊंगा? नहीं दर्शा पाऊंगा। फिर अपने लिए क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो विद्वान लोगों ने क्या किया कि यार इसी डेटा को मैं थोड़ा सा और कंसाइज, यानी क्या और भी कोई ऐसा तरीका है जो हम छोटे रूप में प्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो उन्होंने पाया कि यार जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है साथियों, प्रेक्षण को सामान्यतः हम x से डिनोट करते हैं, से डिनोट करते हैं, x से हम सामान्यतः प्रेक्षण को डिनोट करते हैं। और प्रेक्षण का मतलब साथियों संख्या से ही लिया जाता है, यानी नॉर्मली हम संख्या कहते हैं और सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स भाषा में बस प्रेक्षण कह दिया जाता है, और कोई अंतर नहीं है साथियों। इसका मतलब जब भी मैं x लिखूंगा ना, तो इसका मतलब मैं प्रेक्षणों की बात कर रहा हूँ, मैं उन संख्याओं की बात कर रहा हूँ जिनका अपने को माध्य माध्य का बहुलक निकालना है। साथियों इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ x लिखा है या x का कोई मान है, उन डेटा का हम लोग माध्य माध्य का बहुलक निकालते हैं, ना कि आगे जो मैं डेटा f वाला लिखूंगा यानी बारंबारता लिखूंगा उसका हम माध्य माध्य का नहीं निकालते हैं। तो बहुत बार तो कन्फ्यूजन यही होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि यार हमें माध्य या माध्य का निकालना किसका है। जैसे डेटा इस रूप में जैसे आता है तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर डेटा थोड़ा इस रूप में बढ़ता है, फिर और ज़्यादा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों हमें माध्य माध्य का और बहुलक, जो ये तीनों चीज़ें पढ़नी है, सामान्यतः हम किसके लिए पढ़ते हैं? प्रेक्षण के लिए। यानी जो प्रेक्षण दी जाती हैं, जो संख्याएं दी जाती है, हमें उनका माध्य माध्य का और बहुलक निकालना हो। ठीक है साथियों, चलिए अब सर यहाँ पर मैं जैसे बात करना चाहूँ कि जैसे प्रेक्षण 4 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। बोले सर एक प्रेक्षण हमारे पास में 4 है। मैंने कहा और कोई डिफरेंट या अलग से कोई प्रेक्षण है? बोले सर 13 है। ठीक है। मैंने कहा और कोई डिफरेंट रूप में कोई प्रेक्षण है? बोले सर 26 है। ठीक है। बोले सर और कोई प्रेक्षण है अलग से? बोले सर है 37। यानी आपने ये देखा कि यार 4, 13, 26 और 37 ऐसी संख्याएं हैं जो अलग अलग रूप में लिखी हुई है। ठीक है। अब साथियों हमने क्या सोचना स्टार्ट किया कि यार इस डेटा को हम इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेबल फॉर्मेट में यदि हमें प्रेजेंट करना है तो हमने ये जाना कि यार 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है। 13 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 26 कितनी बार आ रहा है? बोले सर 3 बार आ रहा है। और 37 कितनी बार आ रहा है? बोले सर ये भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जहां इस डेटा को यदि हम लाइन बाय लाइन लिखते तो यहां से स्टार्ट करके हमें आगे तक जाना पड़ता, वहीं इस डेटा को यदि हम टेबल फॉर्मेट में दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। 4 जो कि 1, 2, 3 बार आया है, 13 जो कि 2 बार आया है, 26 जो कि 3 बार आया है साथियों, और 37 वो भी कितनी बार आया है? 2 बार। और साथियों यदि कोई प्रेक्षण या कोई संख्या बार बार आती है तो उसके लिए हम बारंबारता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बारंबारता शब्द नाम सुना होगा काफ़ी बार, और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार ये बारंबारता क्या होता है। बारंबारता का मतलब ये है कोई प्रेक्षण
कोई प्रेक्षण समूह की इन संख्याओं में कितनी बार आया है, यानी कि जो भी प्रेक्षण है प्रेक्षण के या कोई प्रेक्षण कितनी बार आया ऐसे लिखिए। कोई प्रेक्षण, और प्रेक्षण का मतलब आप समझते ही हैं साथियों, संख्या से लिया जाता है। तो कोई प्रेक्षण कितनी बार आया है, और कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है या जितनी बार लिखा जाता है वही उसकी बारंबारता होती है साथियों। जैसे हमने जाना कि यार 4 कितनी बार है, बोले सर 1 2 3 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यार 4 की बारंबारता क्या है, 3। 4 की बारंबारता क्या है, 3। और ये जो बारंबारता है इसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसे सामान्यतः स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यार इस प्रकार से टेबल फॉर्मेट आपके सामने होता है जिसमें एक्स लिखा होता है और एफ लिखा होता है। बहुत बार बच्चे तो इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे एक्स का माध्य निकालना है या मुझे एफ का निकालना है। तो साथियों हमें एक्स यानी प्रेक्षणों का माध्य निकालना होता है, एफ यानी बारंबारता। बारंबारता केवल ये बताती है कि यार ये जो आपका 4 है ना वो 3 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 3 बार आता है, केवल ये बात बता रही है। जैसे 13 कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो जो बारंबारता है वो सिर्फ आपको ये ज्ञान कराती है कि यार कोई प्रेक्षण कितनी बार आपके समूह में आया है। साथ ही साथ अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी चीज यहाँ पे और पूछना चाह रहा हूँ, यार इस बारंबारता का आखिरकार और क्या यूज होगा भाई। चीज़ों को शॉर्ट करने में तो ये काम में आए, इसीलिए हमें बारंबारता का यहाँ पे यूज करना पड़ा है, हाँ या ना। और इस प्रकार से बारंबारता का यूज होता है, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है बारंबारता बंटन। और इसी बारंबारता बंटन में भी इसे अवर्गीकृत इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ हमने कोई समूह नहीं बनाए, यहाँ हमने कोई समूह नहीं बनाए, हमने नॉर्मली डेटा को सीधा सीधा प्रेजेंट किया बिना समूह बनाए। और इस प्रकार से जो बारंबारता बंटन बनी उसे हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। क्या समझ पाए हो क्या साथियों यहाँ तक? चलिए अब साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यार इस बारंबारता का और क्या यूज है। जैसे हम यहाँ तो सीधा सीधा गिनकर ये पता लगा लेते हैं यार यहाँ कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने ये तो जान लिया कि यार ये 10 संख्याएं हमारे पास में। लेकिन यहाँ से हमें संख्याओं का ज्ञान कौन करवाएगा? तो साथियों आपने ये जाना कि यार 4 3 बार आया है, इसका मतलब जो 4 वाली संख्या है वो कितनी है, 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 3। ऐसे 13 वाली संख्याएं कितनी है, 2। आप इस डिटेल एग्जांपल में देख सकते हो 13 वाली जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि यार 26 वाली संख्याएं कितनी है, 3। तो आप इस डिटेल एग्जांपल में ये बात समझ सकते हो कि यार 26 वाली संख्या हमारे पास में 3 है। और ठीक उसी प्रकार से 37 कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब 37 वाली संख्याएं कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि यार जब हम बारंबारता को लेते हैं तो 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10। इसका मतलब बारंबारता को जो हम टोटल करते हैं वो संख्याओं का जोड़ ही होता है। इसका मतलब साथियों आपको विशेष तौर पर ये बात ध्यान ही रखनी चाहिए। बारंबारता का योग संख्याओं का या संख्याओं के योग को दर्शाता। साथियों यानी कि ये जो बारंबारता होती है इस बारंबारता का योग संख्याओं के योग को दर्शाता है। और साथियों आपको ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जब हम बारंबारता को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ भी आप बारंबारता देखो, इसका मतलब ये है कि यदि मैं इनको बारंबारता को जोड़ूंगा तो मैं टोटल संख्याओं का जोड़ निकाल लूंगा, क्योंकि यार यहाँ भी टोटल संख्याएं कितनी, सॉरी आज संख्याओं संख्याओं बारंबारता का योग संख्याओं के योग को दर्शाता है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं आपके पास में, टोटल संख्याएं कितनी है, उन चीज़ों को दर्शाता है। जैसा कि हमने ये जाना कि यार बारंबारता 3 2 3 2 है, इस प्रकार से दी, टोटल किया तो 10 आ रहा है। और यहाँ संख्याओं का जोड़ भी कितना आ रहा है साथियों, 10 आ रहा है। ये समझ पाए हो बारंबारता का मतलब कोई प्रेक्षण कितनी बार आया है, तो ये इसका अर्थ हुआ। और साथ ही साथ बारंबारता का यूज होता है कि यार संख्याओं का टोटल दर्शाने में इसका यूज करते हैं कि यार कितनी संख्याएं वस्तुतः आपके पास में इस सारणी में दी गई है, तो उन संख्याओं के बारे में जानकारी देते। चलिए साथियों
अब इस डेटा को शॉर्ट करने के लिए हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि मैं इस डेटा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता तो निश्चित तौर पर और डेटा बड़ा होता, और ऐसा भी हो सकता था कि ये डेटा इस जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो और डेटा यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो और हमारे पास में जो टेबल है वो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब फिर एक्सपर्ट्स जो हमारे विद्वान थे उन्होंने सोचा कि यार डेटा को और थोड़ा छोटा करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वर्गीकृत आंकड़े, यानी वर्गीकृत में वर्ग आपके पास में शामिल है, और वर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है सब समूह। इसका मतलब इसमें समूह आपके पास में बने हुए मिलेंगे। समूह का मतलब जैसे 0 से 10, इस प्रकार से। तो यदि मैं यहाँ पर समूह बनाना स्टार्ट करूँ तो आप समझ पा रहे होंगे, सर जैसे 4 है प्रेक्षण, ध्यान दीजिए समूह हम बनाते हैं प्रेक्षणों का ही, यानी कि जिनका माध्य माध्यिका या बहुलक हमें निकालना होता है उन्हीं का हम समूह बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं प्रेक्षणों को ही तो हम इस डेटा को इस प्रकार से यानी x के रूप में और फिर इसी ही हम वर्ग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार हम पहले तो प्रेक्षणों को ही हम समूह फॉर्मेट में हम जो है प्रेजेंट करते हैं। साथियों जैसे यहाँ 4 है, अब मैंने यहाँ लिखा कि यार ये वर्ग हो गए। वर्ग का मतलब जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, और 13 को हम 10 से 20 में रख लेंगे, और 26 को हम 20 से 30 के वर्ग में रख लेंगे, और 30 से 40 ये एक और वर्ग हमारे पास में हो सकता है साथियों। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार जैसे 4 है हमारे पास में, ये 0 से 10 वाले वर्ग अंतराल में है। इसका मतलब 0 से 10 के सामने 4 कितनी बार आया होगा? 3 बार। तो इसकी जो बारंबारता यानी f है वो कितनी लिखोगे? 3। यानी 0 से 10 वाले वर्ग के सामने आप लिख रहे होंगे साथियों 3। ऐसे ही 13 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में शामिल है, तो 13 की बारंबारता 2। बारंबारता का मतलब 13 कितनी बार आया? 2 बार। यानी 13 वाली संख्या कितनी है? 2। तो 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में 13 आता है, इसीलिए साथियों वस्तुतः हम लोग 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में 2 के सामने हम 2 को प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 26 20 से 30 के वर्ग अंतराल में आएगा तो उसके सामने कितना लिखोगे? 3। यानी इसकी बारंबारता कितनी होगी? 3। और ऐसे ही 37 जो है 30 से 40 वर्ग वाले वर्ग अंतराल के मध्य आता है, तो इसकी बारंबारता आप कितनी लिखोगे? 2। यानी आप देखो इसी डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन साथियों ध्यान रखने वाली जो बात है वो होती है कि जैसे ये जो प्रेक्षण है हमेशा हम इन्हीं प्रेक्षणों का माध्यिका और बहुलक निकालते हैं, चाहे ये इस प्रकार से लिखा हो चाहे वर्गीकृत रूप में लिखा हो। इसीलिए आप लोग बहुत बार जब पढ़ते हैं चीज़ें, यदि किसी साथी का पहले से पढ़ा हुआ है तो वो लोग जानते हैं जब हम माध्यिका या बहुलक हम ढूंढते हैं तो हम पहले माध्यिका या बहुलक वर्ग हम ढूंढते हैं यहाँ से, यार कौन सा माध्यिक वर्ग होगा, कौन सा बहुलक वर्ग होगा और कौन सा माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों को हमें फिर ढूंढने की आवश्यकता होती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि यार ये वही तो प्रेक्षण होते हैं, उन्हीं प्रेक्षणों को बस इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है और ये इनकी बारंबारता होती है। साथियों मैं ये भी बात कर चुका हूँ कि यार बारंबारता का जब अपन टोटल करते हैं, यानी बारंबारता का जो योग होता है वो आपके संख्याओं के योग को दर्शाता है, यानी कि यार कितनी संख्याएं हैं टोटल आपके पास में उनको दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ जोड़ूँ 3 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि ये जो 10 मेरे पास में आया है साथियों, ये संख्याओं के जोड़ को दर्शाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की है एक बेसिक स्तर की कि यार आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पहले तो इस डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने यहाँ पर योग शब्द का इस्तेमाल किया है और अपन सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, तो साथियों वस्तुतः योग जिसे हम समेशन भी बोल सकते हैं, इसके लिए एक ग्रीक वर्ड सिग्मा का हम इस्तेमाल करते हैं। साथियों इसे हम सामान्यतः बड़ा सिग्मा के नाम से जानते हैं। तो जब भी इस प्रकार का जब आप साइन देखें तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बड़ा सिग्मा है, और बड़ा सिग्मा का शाब्दिक अर्थ क्या लोगे? योग से आप लोग लेंगे साथियों। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक पढ़ रहे हैं जिसमें माध्यिका और बहुलक का हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं। उससे पहले हमने डेटा के बारे में जाना कि यार डेटा हमें किस किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, यानी किस किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये जाना होगा कि यार 3 फॉर्मेट में हमसे प्रश्न बनेंगे। पहला जो बेसिक स्तर के प्रश्न होंगे जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी के प्रश्न होंगे। दूसरा बारंबारता बंटन का इस्तेमाल करके आपसे प्रश्न पूछेगा, जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही प्रकार की बारंबारताएं बंटन आपके सामने बन सकती है साथियों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ सीधा सीधा
जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक है उनमें माध्य के बारे में बात कर लेता हूँ। माध्य ये आपके स्पष्ट तौर पर सिलेबस में डला हुआ है साथियों। लगभग 8 से 9 वीडियो आपके पास में स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जाएगी, ठीक है। टोटल कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो में पूरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करें। और साथियों मैंने ये प्रयास किया है कि जो माध्यम माध्यिका बहुलक यानी स्टैटिस्टिक्स जितना अपने फर्स्ट ग्रेड में आता है, फर्स्ट ईयर 2025 के प्रश्न शामिल किए, साथ ही साथ जो इसके अराउंड जो इसके समकक्ष जो भी एग्जामिनेशन है वहाँ पर यदि स्टैटिस्टिक्स को पूछा है और जो पॉइंट अपने पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में यदि वहाँ पूछा है तो उनको प्रश्न भी मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया है साथ ही, ठीक है। चलिए विशेष तौर पर अब अपन बात करने वाले हैं माध्य के ऊपर। देखो साथियों आपने बहुत बार माध्य को पढ़ा होगा और माध्य का मतलब सामान्य तौर पर यदि मैं एनसीईआरटी के तौर पर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी इस बात को बताता है कि यार माध्य का मतलब सामान्यतः एक ऐसा नंबर जो सभी का प्रतिनिधित्व करे। इसका मतलब बोले सर सभी का प्रतिनिधित्व करे, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 5 लोग हमारे पास में हैं साथियों और 5 लोगों का वजन जैसे मान लो किसी का 20 है, किसी का 25 किलोग्राम है, किसी का 15 किलोग्राम है और किसी का मान लेते हैं 30 किलोग्राम है। इस प्रकार से वजन आपको दिया है और अब आपको इनका माध्य निकालना है। और माध्य मान लीजिए आपने कुछ भी निकाला हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 18 माध्य आ गए, तो ये जो 18 माध्य है वो आपको ये बताता है कि यार जो 5 साथी है ना, इन पांचों साथियों का जो वजन है वो 18 18 18 18 किलोग्राम। तो माध्य का मतलब बेसिकली यही होता है कि यार दिए गए सभी डेटा का प्रतिनिधित्व वही करता है, यानी कि हर एक नंबर फिर माध्य के बराबर इक्वल हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है कि यार माध्य का मतलब कहीं ना कहीं औसत भी होता है, यानी कि दिए गए प्रेक्षणों का औसत जब अपन ज्ञात करते हैं तो वही इसका क्या होता है, माध्य होता है। यानी कि माध्य को एक और रूप में अपनी एनसीईआरटी मानती है जो कि है औसत। और औसत का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इसीलिए जब आप लोग माध्य भी पढ़ते हैं तो माध्य में भी आप यही चीज पाएंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही हमारे पास में क्या होता है, माध्य होता है। क्योंकि माध्य का एक अर्थ क्या भी लिया जाता है, औसत से, और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। साथियों जब आप माध्य को पढ़ेंगे तो विशेष तौर पर माध्य को x बार से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, x बार से। तो जब भी आप देखेंगे तो आपके पास में इस तरीके से x बार के रूप में यदि चीजें मिल रही है तो आप समझ जाइए कि आपको माध्य ही दिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि मैं माध्य को गणित की भाषा में या सांख्यिकी की भाषा में मैं लिखना स्टार्ट करूं, देखो साथियों आपको जो भी प्रेक्षण दिए जाएंगे इन सारे प्रेक्षणों का आपको योग चाहिए होता है। इसका मतलब इस प्रकार से एक बड़ा सिग्मा आपको लगा के देता है और ऐसे और बटे में n होता है। आपने देखा भी होगा कि यार जनरली इस प्रकार का सूत्र भी यूज में जो एनसीईआरटी है वो लेती। तो एक बार मैं इसको एलोबरेट करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि यार ये जो सिग्मा अपने पास में होता है इसका शाब्दिक अर्थ तो कहीं ना कहीं क्या होता है, योग होता है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास में x है वो होते हैं प्रेक्षण। क्या होते हैं, प्रेक्षण। और प्रेक्षण का मतलब ऐसी संख्या है जिनका हमें माध्य माध्यिका या बहुलक ज्ञात करना है साथियों, हाँ या ना। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ये जो n होता है हमारे पास में, n होता है प्रेक्षणों की टोटल संख्या। यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या हमारे पास में n होता है साथियों। क्या इसका मीनिंग, क्या ये वाला मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, वही जो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यानी प्रेक्षणों का योग, जो कि सिग्मा से हम योग को दर्शाए रहे हैं और x हमारे पास में प्रेक्षण है ही, तो प्रेक्षणों का योग हो गया ऊपर और नीचे n, n का मतलब होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या हमारे पास में कितनी है, ठीक है साथियों। लेकिन कभी कभी हो सकता है जैसे कि आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो वहां पर थोड़ी सी चीजें समझ के रूप में भी पूछी जाती है साथियों। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से भी प्रेजेंट करके आपको दे सकता है।
सिग्मा एक्स आई, जहाँ आई बराबर 1 लिखेगा और ऊपर एन लिखेगा और नीचे एन, इस प्रकार से यानी थोड़ा सा बढ़ाकर आपके सामने ये जो सूत्र है वो लिखेगा। तो इसका मीनिंग आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि चीज़ें पेपर में तो ऐसे भी हो सकती हैं और आई हैं। रिसेंटली 2025 का जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड वाला, उसमें इसी प्रकार से डेटा को एलोब्रेट करके ही दिया था और बहुत सारे बच्चे तो शायद इस रूप को देखकर ही डर गए कि अरे क्या मामला है, अरे भाई ये कुछ नहीं, ये जो लिखा है वही ये है, और अगर ये वाला डेटा ये लिखा है इसका मतलब योग बटी संख्या ही लिखा है और कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है साथियों। जब सिग्मा का मतलब तो आप जान ही गए कि यार जोड़ होता है, और एक्स का मतलब आप जान ही गए कि यार ये हमारे पास में प्रेक्षण होता है, लेकिन साथ ही साथ इसके आगे आई भी हमने लगाया है। आई का मतलब ये होता है कि यार आई का मान 1, यानी कि जब आप x1 x2 x3 x4 इस प्रकार से डेटा लिख रहे हो, यानी पहले नंबर का डेटा, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, इस प्रकार से डेटा, और हम मान लेते हैं कि यार टोटल n संख्याएं हैं तो nवें नंबर का जो प्रेक्षण है वो हम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि यार i बराबर 1 से लेकर n तक इसका मान जा रहा है, n तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमने सिग्मा लगा के योग लिखा है ना, वो इतनी संख्याओं का जोड़, इतनी संख्याओं के जोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है साथ ही। तो जब भी कभी आपके पास में ये वाला सूत्र इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, और दोनों ही मायनों में ये वाला जो सूत्र है वो क्या है, सही है। यानी इसको मैं थोड़ा सा और एलोब्रेट करके आप लोगों की सुविधा के लिए लिख रहा हूँ कि भाई सिग्मा का मतलब तो जोड़ होता है और एक्स आई का मतलब होता है आई का मान 1 से, यानी कि x1 x2 x3 x4 और ऐसे करके xn तक। आई का मान 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक, और नीचे n का मतलब तो है ही संख्याओं का योग। तो क्या साथियों, क्या इस वाले फॉर्मूले का जो मीनिंग है, क्या योग बटे संख्या नहीं बन गया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कभी कभी डेटा आपके पास में इस तरीके से भी दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आइए साथियों, यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कभी कभी क्या होता है ना कि यार ये जब हम औसत निकालते हैं या माध्य निकाल रहे होते हैं, तो हमारे पास में बहुत बार सीरीज जो होती है वो समांतर श्रेणी में होती है। सर समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, आइए समझाने का प्रयास करें। देखो समांतर को यदि हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो सम प्लस क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं, और सम यानी समान यानी इक्वल, और अंतर का मतलब आप जानते ही हैं, यानी ऐसी श्रेणी या ऐसी सीरीज जिसका अंतर क्या हो, समान। यानी कि जैसे 2 और फिर यदि अगला नंबर 5 लिख रहा हूं, यानी इन दोनों का अंतर यदि 3 है ना, तो आगे एक ऐसा डेटा में लिखूंगा जिसका अंतर भी 3 होगा, यानी कि 5 में 3 जोड़ोगे कितना आया, 8। फिर आगे भी ऐसा ही डेटा होगा जिसका अंतर क्या हो, 3, यानी 8 और 3 11। इस प्रकार का यदि कोई एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिल रहा है जिनके बीच का अंतर क्या होता हो, समान, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, अब जरूरी नहीं है कि भाई अंतर 3 ही हो, अंतर 1 भी हो सकता है हर जगह पे। जैसे 1 होने का मतलब जैसे ऐसे लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लिख दिया जाए कि ये अंतर समान 1 1 का नहीं हो गया क्या। अगर 1 1 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, जो कि अंतर ये समान हो गया है, इसका मतलब कौन सी श्रेणी बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी साथियों। ठीक है, बहुत बार सम और विषम की भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि सम 2 4 6 8 ऐसे करके आप सीरीज बनाओगे, तो इस सीरीज में भी आप देख रहे हैं सब में यार 2 2 का गैप है। ऐसे ही विषम सीरीज की बात करूं, 3 3 5 7 9 11 13 ऐसे सीरीज बनेगी, हाँ या ना साथियों। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं यार 2 2 का गैप है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यार समांतर श्रेणी वाली सीरीज जो है वो आपको दे दी जाती है, और ऐसी जो समांतर श्रेणी वाली जो सीरीज हमारे सामने होती है, तो उन आंकड़ों का माध्य निकाल पाना अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए मैंने समांतर श्रेणी वाली सीरीज की मैंने बात यहाँ पे की है। यानी मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास में डेटा समांतर श्रेणी का आपको निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाता है समांतर माध्य। हालांकि जरूरी नहीं है, बहुत बार प्रश्न ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर समांतर श्रेणी की सीरीज नहीं है, फिर भी ये लिख देता है कि यार समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली समांतर माध्य के रूप में भी
इसी माध्य को परिभाषित किया जाता है। और साथियों एक चीज का ध्यान रखना, यदि समांतर श्रेणी में आपके पास में डेटा दिया जाए, इसमें दिया जाए समांतर श्रेणी में, और साथियों मैं बात कर चुका हूं समांतर श्रेणी किस तरीके से होगी। बोले सर जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से एक ऐसी सीरीज जिनके बीच का गैप हमेशा समान रहेगा, यानी यहाँ एक 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 एक, जरूरी नहीं एक का हो, लेकिन अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर केवल 5 डेटा ही दिए जाएं, इस तरीके से आपको बोला जाए 1 2 3 4 5, और इनका माध्य क्या होगा। हालांकि मैंने आपको माध्य ज्ञात करना सिखाया नहीं, बस केवल फिलहाल मैं यहाँ पर आपको समझा ही रहा हूँ। तो यदि समांतर श्रेणी की आपको कोई संख्या, आपको कोई सीरीज देखने को मिले, तो आप हमेशा जो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है साथियों, वही आपके पास में क्या होती है, माध्य होती है। यानी कि बिना कैलकुलेट करे भी आप ये बात बता पाओगे कि यार यहाँ जो माध्य बनेगा या एक्स बार बनेगा वो कितना बनेगा। अगर आपको ये छोटा सा पॉइंट पता है तो आप बिना कैलकुलेट करे भी आप ये बात क्लियरली बता दोगे कि यार यहाँ से माध्य क्या होगा। इसका मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब ये हुआ कि यदि समांतर श्रेणी में कोई चीज़ आपको दे रखी है, और जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लेकर आपको ये बताया कि भाई साहब बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारे पास में क्या होगा, माध्य होगा सर। ठीक है, चलिए। हालांकि इसके लिए भी फॉर्मूला की यदि हम लोग बात करें तो वस्तुतः यही प्रयोग में लिया जाता है कि यार औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना। और इसी समांतर श्रेणी के माध्यम से हमने ये भी संख्या कि यार मध्य वाली संख्या भी क्या होती है, औसत या माध्य होती है। तो कहीं ना कहीं हम समांतर माध्य या औसत का अर्थ ले लेते हैं मध्य वाली संख्या। लेकिन साथियों मध्य वाली संख्या हम तभी लेते हैं जब हमारे पास में समांतर श्रेणी की कोई सीरीज दी जाए, तभी हम बेसिकली इस माध्य का अर्थ मध्य वाली संख्या लेते हैं। अन्यथा ध्यान रखिए हम आगे माध्य का पढ़ने वाले हैं, और माध्य का भी बेसिक अर्थ मध्य वाली यानी बीच वाली संख्या होती है, लेकिन वो सभी जगह एप्लीकेबल होता है। और माध्य के केस में मध्य वाली संख्या औसत या माध्य तब मानी जाती है जब सीरीज कैसी हो, समांतर श्रेणी की सीरीज हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको माध्य का मीनिंग आपको समझ में यहाँ पर आया होगा। चलिए तो यहाँ से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने ये जाना कि यार जो माध्य है चलिए सर, तो यहाँ हम माध्य की बात कर रहे हैं साथियों। देखो अब विशेष तौर पर पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि यार वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी होती है साथियों। और आपको विशेष तौर पर 2 प्रकार से आपको माध्य और माध्यिका के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको जो 10वीं स्तर का ये पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम में जब आप 10वीं की एनसीईआरटी बुक्स देखते हैं तो वहाँ पर 3 विधियों का विशेष तौर पर माध्य ज्ञात करने की, उन 3 विधियों का उल्लेख आपको मिलता है। जैसे कि प्रत्यक्ष विधि आपकी एक मिलती है, एक कल्पित माध्य वाली विधि मिलती है, और एक पग विचलन यानी स्टेप डिविएशन वाली विधि आपको साथियों देखने को मिलती है। आइए मैं इन तीनों विधियों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, यदि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आपको माध्य ज्ञात करना, और व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब साथियों आप लोग जान ही चुके हैं कि इस प्रकार का यदि कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए, जैसे 3 8 2 5 9 और आगे भी इस प्रकार से डेटा बढ़ाकर आपको दे, यानी इस सिंगल रूप में आपको प्रश्न लिखकर दे रहा है, तो ऐसी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। और इसके लिए माध्य
यानी एक्स बार। और साथियों पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यार एक्स बार माध्य को रिप्रेजेंट करता है, तो माध्य बराबर राशियों का योग और योग के लिए सिग्मा, और प्रेक्षणों को सामान्यतः हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो आप सिग्मा एक्स बटे एन से भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एन जहां पर आपके पास में क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, और एक्स हमारे पास में प्रेक्षण है ही, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो सिग्मा का साइन है हमारे पास में, इसका शाब्दिक अर्थ योग या जोड़ से लिया जाता है। इतनी बातें साथियों आप लोग जानते ही हैं। चलिए सेकंड कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने अभी वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हमने देखी है, तो आप लोग लिख सकते हैं बारंबारता बंटन। और जब मैं बारंबारता बंटन लिख रहा हूं साथियों, तो यहां पर वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही प्रकार के बारंबारता बंटन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं साथियों। ठीक है, चलिए तो बारंबारता बंटन से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न हो तो उससे रिलेटेड तीन विधियां हमारे पास में वस्तुतः देखने को मिलती हैं, और इन तीन विधियों में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक होती है प्रत्यक्ष विधि। साथियों बारंबारता बंटन भी आपको दी जाएगी, और बारंबारता बंटन देने के बाद में हालांकि कभी भी प्रश्न में ये नहीं बोला जाएगा कि यार आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो, कल्पित माध्य से ज्ञात करो, या आप पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, कभी नहीं बोला जाता ऐसा। प्रश्न होगा आपके सामने, नॉर्मली प्रश्नों का ट्रेंड यही है, जनरली प्रश्न होगा, प्रश्न पे आपको खाली सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देने के लिए आप कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही वस्तुतः देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एनसीईआरटी में क्लियरली ये विधियां डाली हुई है, तो तीनों विधियों के तीन फॉर्मूले साथियों आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, और इसीलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि के लिए जब हम माध्य कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। बोले सर यहाँ तो आपने सिग्मा एक्स या एक्स आई कह लो, बात एक ही है, पहले बता चुका हूँ। आई का मतलब आई का मान एक से लेकर एन तक विचरण करता है, तब अपन आई लिख देते हैं, नहीं भी लिखो तो इसमें कुछ गलत नहीं है साथियों। ठीक है, क्योंकि अपना रिटर्न एग्जाम तो है नहीं, अपने को केवल समझने के लिए चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करनी है। और साथ ही साथ सर यहाँ पर नीचे जो कि प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाता है, सर इस प्रत्यक्ष विधि में जब हमें बारंबारता दी जाएगी तो बस और कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखो कि यार ये सिग्मा एक्स तो लिखा ही है, बस बीच में जो बारंबारता एफ आई थी बस वो फंसा दी हमने, आया ना, बस इतना ही तो किया है। यहाँ पर आप देखो सिग्मा एक्स आई तो यहाँ भी है यहाँ भी है, बस यहाँ बारंबारता का यूज हुआ है तो हमने बारंबारता को यहाँ पर प्रेजेंट करा दिया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, इसके अलावा नीचे हमने सिग्मा एफ आई लिखा है, सिग्मा का मतलब आप जानते हैं जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, और बारंबारताओं का योग हम कर रहे हैं, इसका मतलब वो टोटल संख्याओं को दर्शाता है। आप मुझे बताओ यहाँ जो एन नीचे प्रेक्षणों की संख्या ही तो होती है, टोटल संख्याएं तो होती है कि यार कितनी संख्याएं, 10 है कि 20 है कि 25 है, इसका मतलब सिग्मा एफ आई जब हम करते हैं, इसका मतलब बारंबारताओं का जोड़ जब हम करते हैं तो वो संख्याओं के योग को दर्शाता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से समझनी चाहिए, बस खाली बारंबारता का यूज हुआ तो बस खाली बारंबारता आ गई और कुछ नया नहीं हुआ है, पिछला वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है साथियों। इसी के साथ साथ एक और विधि हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं एक बार इसको एलिब्रेट करके भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर एफ आई हमारे पास में बारंबारता और एक्स आई हमारे पास में प्रेक्षण, और नीचे सिग्मा लगा के हमने एफ आई लिखा है साथियों। बारंबारताओं का बारंबारताओं का क्या है साथियों, ये योग है। चलिए साथियों अब एक और विधि की हम यहाँ पर बात करते हैं, कल्पित माध्य
विधि। चलिए साथी, कल्पित माध्य वाली विधि। आप यहाँ नाम से स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे होंगे कि यार हमें माध्य तो निकालना है, लेकिन किसकी सहायता से निकालना है? कल्पित माध्य की सहायता से। कल्पित का मतलब जब हम कल्पना करके कोई एक ऐसा नंबर माने, जब हम कल्पना करके कोई एक ऐसा नंबर माने जो माध्य का प्रतिनिधित्व वहां पर करे, और उसको यूज करते हुए जब हम प्रश्न को सोल्व करें और माध्य ज्ञात करें, तो वो वाली विधि कहलाती है कल्पित माध्य विधि। अब आप मुझे बताओ, जब कल्पित माध्य का मतलब कल्पना से हमें कोई माध्य मानना ही है, तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो हमारी सुविधा की दृष्टि से ठीक हो। जब मैं इस विधि का यूज कर रहा हूँ, और मैक्सिमम यूज इसी विधि का होना है साथियों। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पुराना ट्रेंड होता है, और सामान्यतः मैक्सिमम तौर पर, अधिकतम तौर पर कल्पित माध्य विधि का ही हम यूज करेंगे, बस लिखेंगे नहीं। बस ये जनरली बताया नहीं जाता है कि यार ये कल्पित माध्य विधि है। इसको एक और अन्य विधि के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन डेविएशन मेथड कहते हैं, यानी विचलन विधि। मैं आपके लिए इस चीज को डिस्क्राइब भी करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे, ठीक है? बस अभी के लिए आप केवल ये वो जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखेंगे। तो बोले सर, कल्पित माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र हमारे पास में होता है वो होगा x बार बराबर, साथियों एक a एक्स्ट्रा यहाँ पे आता है। क्या एक्स्ट्रा आता है? a। क्योंकि कल्पित माध्य हम लोग मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर जो माध्य हम जैसे मानेंगे वो होगा a। ज़रूरी नहीं है कि जो माध्य आप मानो वो दिए गए डेटा में से हो। आप दिए गए डेटा में से मान लो, सुविधा की दृष्टि से ठीक रहेगा। आप उसमें से नहीं मानना चाह रहे हो तो आप कोई एक ऐसा डेटा मान लो जो आपके दिए गए डेटा में नहीं हो साथी, ठीक है? बाहर का डेटा भी आप मान सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। और प्लस सिग्मा एफ आई तो होगा ही होगा। क्यों होगा? बोले सर बारंबार तो बंटन की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एफ आई तो होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ एक नई टर्म यहाँ पर जुड़ जाती है साथियों, डी आई का नाम से। इसके नाम से, डी आई के नाम से जुड़ जाती है। बोले सर यहाँ तो एक्स था, यानी प्रेक्षण था, तो वो प्रेक्षण कहाँ चले गए? आइए उन्हीं प्रेक्षणों को भी मैं कुछ टाइम बाद आपको बताने वाला हूँ कि ये कहाँ चले गए। और नीचे लिखा हुआ होता है वही राशियों का जोड़ तो हमें चाहिए, तो सिग्मा एफ आई। यहाँ भी सिग्मा एफ आई, यानी संख्याओं का जो टोटल संख्या है वो तो उनसे तो हमें भाग लगाना है। तो यहाँ भाग लगाओ, चाहे यहाँ भाग लगाओ, या चाहे इस रूप में आप भाग लगाओ संख्याओं का, ठीक है? लेकिन भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। साथियों यहाँ पर जो ए हमने लिखा है, बेसिकली इसे हम जानते हैं कल्पित माध्य के नाम से, ठीक है साथियों? और यहाँ एक और नई टर्म हमारे पास में डी आई है, जिसे हम सामान्यतया विचलन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं विचलन, यानी डेविएशन। इसका मतलब ये जो कल्पित माध्य विधि है, इसे हम विचलन विधि कहते हैं इसलिए कि जो हमारे पास में प्रेक्षण होते हैं हम उनका विचलन लेते हैं। अब विशेष तौर पर आपको ये विचलन शब्द भी परेशान कर रहा होगा कि यार ये विचलन क्या है, तो इस पर अभी आप थोड़ा जोर मत दो। जब मैं एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें समझा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं पूरी विचलन विधि ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या डेविएशन मेथड क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है, और किस तरीके से ये हमारे लिए प्रश्नों को आसान बनाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। विचलन यानी कि ये जो डी होता है सामान्यतः क्या होता है? विचलन यानी डेविएशन होता है। और विचलन निकालने का तरीका होता है कि यार जो भी प्रेक्षण आपके पास में है, इसमें से आपने जो माध्य माना है, यानी हमने ए माना है माध्य, कल्पित माध्य का मतलब, ठीक है? तो ये जो माध्य आपने ये माना है, बस इसको घटाकर आप लिखते जाओ, इसको घटाकर आप लोग लिखते जाओ, ठीक है साथियों? तो विचलन डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए एक्स, जो कि प्रेक्षण है। इन प्रेक्षणों में से जो आपने माध्य माना है, उस माध्य को बस आप घटाकर आप चीज़ों को लिखते जाइए, तो वो डी आई जो है इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे आता है, ठीक है साथियों? और एक और विधि जो है वो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो है साथियों पग विचलन
विधि, यानी माध्य ज्ञात करने की एक तीसरी विधि पग विचलन विधि भी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है साथ ही। और यहाँ माध्य ज्ञात करने का जो हमारे पास में सूत्र बनेगा वो बनेगा, बोले सर x बार, ठीक है, ए तो आएगा ही आएगा। बोले सर यहाँ भी तो विचलन का यूज हो रहा है, और जहाँ जहाँ विचलन का यूज होगा वहाँ वहाँ कल्पित माध्य आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई का तो यूज होना ही होना है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ओहो, स्क्रीन कट रही है, चलो ठीक है साथियों। वैसे यहाँ पे स्क्रीन कट रही है, तो इसी समस्या के निदान के लिए मैं ये जो पग विचलन विधि है इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, पग विचलन विधि। जिसमें माध्य यदि हम लोग ज्ञात करते हैं तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ हम बारंबारता बंटन के लिए बात कर रहे हैं, और बारंबारता बंटन के लिए बात कर रहे हैं तो बारंबारता तो आएगी आएगी। साथ ही साथ देखो साथियों, यहाँ एक्स आई प्रेक्षण थे, फिर प्रेक्षणों को कल्पित माध्य के द्वारा घटाकर लिखा गया और उसे हमने डी आई का नाम दिया। अब साथियों एक और नई टर्म हमारे पास में यहाँ पर जुड़ती है, जिसे हम यू आई के नाम से जानते हैं, और नीचे तो राशियों की जो टोटल संख्या है उनका भाग लगाना ही होता है, और राशियों की टोटल संख्या को दर्शाता है आपके बारंबारताओं का जोड़, और बारंबारताओं के जोड़ को सिग्मा एफ आई हम लिखते हैं, जो कि यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिख रहे हैं हम लोग, और यहाँ हम प्रेक्षणों की संख्या को n के तौर पे दर्शाते हैं। बात यही है, बस दर्शाने का तरीका अलग अलग है। तो साथियों यहाँ पर स्क्रीन कटने की वजह से साथियों मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप जब अपने नोट्स बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, और इसी के नीचे जब आप चीज़ें लिखेंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए भी चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी कि यार सारा मैटर एक पेज पर आपके पास में उपलब्ध है, तो रिवीजन की दृष्टि से भी ये जो पॉइंट है वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने 3 यहाँ पर विधियों की बात की है साथियों, ये विधि बिल्कुल इसी विधि का ही संक्षिप्त रूप है, ठीक है, कोई अलग विधि नहीं है, और ये जो तीनों विधियां हैं बस इसी को बढ़ाते बढ़ाते ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैं इस पग विचलन विधि को मैं थोड़ा समय पूरा कर देता हूँ साथियों। यहाँ पर एक यूआई वाली टर्म आई है, ये जो यूआई होती है, जो हमने कल्पित माध्य विधि में जो डी पढ़ी है, बस वो डी होती है, और उसमें एच का भाग लगाना होता है। किसका भाग लगाना होता है साथियों? एच का भाग लगाना होता है। या साथियों इसी चीज़ को यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले सर डी को तो आपने एक्स आई में से ए घटाकर आपने प्रेजेंट किया है, हाँ या ना? बोले बिल्कुल, एक्स आई में से ए घटा के हमने प्रेजेंट किया है, और बटे में क्या है? एच। आइए इसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ एक्स आई तो प्रेक्षण है, ए आपके पास में कल्पित माध्य है, जो कि मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ, ठीक है। इधर भी कट रहा है, या डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए होता ही है और बटे में एच, है ना। तो साथियों ये जो एच है वो हमारे पास में वस्तुतः वर्ग अंतराल होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हम वर्ग अंतराल ही लें, बेसिक तौर पर ये एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए सारे डेटा को इक्वली डिवाइड कर पाए, ताकि डेटा जिससे छोटा हो जाए, और डेटा जैसे ही छोटा होगा हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 3 विधियां हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अब इन 3 विधियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं भी एक बार आपके लिए बता देता हूँ। जब आप प्रत्यक्ष विधि से जब आप डेटा को जब आप सोल्व करते हैं तो सारे डेटा को आपको जोड़ना पड़ता है, चाहे डेटा बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पॉइंटों में हो, चाहे कैसा भी हो। सबकी कैलकुलेशन करने के बाद में फिर हम भाग लगाते हैं टोटल संख्याओं का, ठीक है। कल्पित माध्य विधि का फ़ायदा ये हो जाता है कि यार हम कोई एक ऐसा नंबर हम अपनी तरफ से चुन लेते हैं माध्य के तौर पर, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें अपने लिए आसान हो जाती है। आसान कैसे हो जाती है? जैसे 4 ऑप्शन है भाई, ऑब्जेक्टिव अपना पेपर है, 4 ऑप्शन अपने सामने होंगे, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा डेटा हम ये प्रेडिक्ट कर लें कि यार ये अपना आंसर हो सकता है, आपको लग रहा हो तो आप वो भी उठाकर आप चिपका लो, और उसको मानते हुए जब आप प्रश्न को सोल्व करते हो, जब आप सारी प्रेक्षणों में से उस ए को घटाते हो तो वो डेटा और भी छोटा रह जाता है, और जब डेटा ही छोटा रह गया तो उसकी कैलकुलेशन करना कौन सी महाभारत है अपने लिए, इजी हो जाएगा प्रश्न। तो
कल्पित माध्य विधि का प्रयोग बस केवल इसलिए किया जाता है कि इस विधि से यदि कोई प्रश्न थोड़ा टफ हो रहा हो तो उसको इसके प्रयोग से हम आसान बना सकते हैं, और इस विधि का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यदि इस विधि से भी प्रश्न ईजी नहीं हो रहा हो तो हम इस विधि का इस्तेमाल करके हम प्रश्नों को और ईजी कर सकते हैं। आप बताओ कि यार ये जो वर्ग अंतराल या कोई एक ऐसा नंबर या कोई ऐसा गुणनखंड जो सभी में विद्यमान हो और उसका हम भाग लगा दें, जैसे मान लो डेटा हो 15 15 30 45 है, तो 15 30 45 को लेकर आप कैलकुलेशन करो और एक आपको पता चल गया कि यार 15 30 45 में 15 का भाग जाता है, तो क्यों ना मैं 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 15 दिया 45। अब आप बताओ 1 2 और 3 बार भाग गया, तो 1 2 3 को लेकर कैलकुलेशन करना आसान है या 15 30 या 45 को लेकर। तो इसीलिए इन विधियों का जन्म हुआ है। तो ये विधियां विशेष तौर पर आपकी हेल्प करने के लिए ही है, बस हम इन्हें एज ए सूत्र के तौर पर प्रयोग में नहीं लेंगे। जब बेसिक सॉल्यूशन कराऊंगा तब मैं बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन के तौर पे इनको यूज़ में ले सकते हैं, और वो भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ में लेंगे। बाकी फार्मूले जो है वो अपन जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यार एनसीईआरटी को कोट करते हुए चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी में 3 फार्मूले डले हुए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, तो आप इनको ध्यान में रखोगे। चलिए साथियों, अब यहाँ से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं कि यार माध्य से रिलेटेड किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यार 3 प्रकार से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी यानी सीधा नॉर्मल प्रकार से डेटा आपको दे दिया जाए, या बारंबारता बंटन में भी वर्गीकृत और अवर्गीकृत फॉर्मेट में डेटा दिया जाए। 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरीकों में से भी जो पहले वाला तरीका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन इसी में ही है, यानी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो इसी में रहते हैं, और मैंने प्रयास किया है कि इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न भी मैंने डाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो जनरली हम लोग लेंगे, वो लेंगे माध्य की अवधारणा पर या बेसिक अवधारणा पर आधारित प्रश्न। माध्य की मूलभूत अवधारणा पर आधारित प्रश्न। बोले सर माध्य की मूलभूत अवधारणा पर आधारित प्रश्नों का मतलब, देखो जो हमारे पास में बेसिक प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी में जो प्रश्न हमें दिए जाएंगे उन पर जो बेसिक माध्य की जो मूलभूत अवधारणा है उन पर आधारित जो प्रश्न होंगे हम उनकी बात करेंगे। बोले सर माध्य का मतलब हम इतना तो जान पाए हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना? बोले सर बिल्कुल, क्योंकि हम जब पिछली स्लाइड में जब हम पढ़कर आए हैं तो वहाँ हमने जाना कि यार माध्य का अर्थ औसत भी होता है और औसत का मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वस्तुतः जब भी हम प्रश्नों को करेंगे तो हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या को भी यदि आप समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये है कि यार औसत या माध्य ये बताता है कि यार सभी में बराबर बराबर रूप से मुझे बांटना है। भाई सभी संख्याओं का भाग लगाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हमारे पास में खड़े हैं, 100 रुपये हैं, मैं कहूँ यार औसत निकालो, सबका जोड़ 100 रुपये आ रहा है। मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों से हमने पैसे लिया, सबका जोड़ हमारे पास में 100 आ रहा है और 10 व्यक्तियों में बांटना है, तो 10 का भाग आप जब 100 में लगाओगे तो सबके 10-10 आ रहे हैं। इसका मतलब सब में इक्वली बराबर बराबर बांटना भी कहीं ना कहीं औसत ही होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर टोटल संख्याओं का क्या लगाते हैं? भाग। तो आप x बार यानी माध्य बराबर आप याद रखेंगे
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या आप वस्तुतः कभी कभी मैथमेटिकली भी आप ध्यान में रखना चाहें तो सिग्मा एक्स बटे एन नॉर्मली आप याद रखेंगे, ठीक है, रखना चाहो तो। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसी को आगे बढ़ा चढ़ाकर हमसे पूछा जाता ही है। साथियों, आप ये बात तो जानते ही हैं, ये माध्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि संख्या जो है हमारे पास में, यहाँ संख्याएं बटे में लिखी हुई, यदि मैं इन संख्याओं को इधर लेकर आ जाऊं, यानी माध्य के पास में लेकर आ जाऊं, तो आप पक्षांतरण का नियम ये जानते होंगे कि जब बराबर के दूसरी साइड हम संख्याओं को बेचते हैं तो बटे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा में हो जाती है, यानी कि भाग का उल्टा गुणा हो जाता है। साथियों, यहाँ संख्या भाग में है, तो इधर माध्य के पास में जब ये संख्या ऊपर आएगी तो किस में हो जाएगी? गुणा में। और बराबर क्या बचेगा? योग। तो अधिकतम जो प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, इस छोटे से पॉइंट को लेकर भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यदि मुझे कभी राशियों का योग निकालना है तो सिर्फ मुझे ये करना है कि यार माध्य को संख्या से गुणा कर दूं। माध्य को संख्या से गुणा करने का तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में 5 सदस्य हैं और मैंने कहा कि यार इनका जो माध्य है वो 2 है। माध्य 2 है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि यार प्रत्येक सदस्य के पास में 2-2 रुपए हैं। अगर प्रत्येक सदस्य के पास में 2-2 रुपए हैं तो मुझे बताओ 5 सदस्यों के पास टोटल यानी कुल योग कितना होगा? आप कहेंगे सर एक के पास 2 रुपए है तो 5 के पास 5 दूनी 10, या 2 को 5 बार जोड़ लो, हाँ या ना? तो आप तुरंत ये कह देंगे कि सर यदि एक सदस्य के पास 2 रुपए है ना, तो ऐसे 5 सदस्यों के पास कितने बनेंगे? सर 5 गुणा 2 यानी 10 रुपए बनेंगे, आया ना साथियों? तो बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं माध्य की बेसिक अवधारणा में, वो इन दोनों पॉइंटों के यूज में लिए जाते हैं। अब देखो साथियों, माध्य ज्ञात करने की हम प्रत्यक्ष विधि का तो हम सूत्र लिख ही चुके हैं आपके सामने, ठीक है। अब एक डेविएशन मेथड की भी मैं बात कर रहा था पिछले स्लाइड पे कि यार डेविएशन मेथड भी एक करके होता है, तो आप इस चीज़ को भी आप समझने का प्रयास करो। लेकिन इससे पहले एक बार एक माध्य का मैं एक एग्जाम्पल है जो आपको मैं समझाना चाहूँगा, फिर उसके बाद में मैं डेविएशन मेथड पर आना चाहूंगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा मैंने प्रश्न यहाँ पे लिया है आपको समझाने के लिए। तो आप इतनी बात जानते हैं कि बोले सर जो माध्य है यानी जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, आप मुझे बताओ साथियों, हम बार बार यदि माध्य लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो इसी दृष्टि से आपके जो विद्वान हैं उन लोगों ने क्या प्रयास किया है कि यार इसे x बार से डिनोट कर दो, आया ना? अब माध्य बराबर क्या होता है यार? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो कि यहाँ सामने आपके पास में लिखा हुआ है, यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कितने प्रेक्षण हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता है कि यार जितने हमारे पास में प्रेक्षण है उन सबका योग कर दो, फिर उनकी संख्या का भाग लगा दो। यानी वस्तुतः आपने क्या जाना कि बोले सर 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20। और 20 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो माध्य कितना आ जाएगा साथियों? 4। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो साथियों, आपने ये बात जानी कि यार माध्य जब की जो मूलभूत अवधारणा पर जो इस प्रकार के बेसिक प्रश्न होंगे उनको सोल्व करने के लिए हम राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न आसान है तब तक तो ठीक है ये विधि, लेकिन जैसे ही प्रश्न थोड़ा सा बढ़ने लगे, मतलब डेटा थोड़ा सा बढ़ाने लगे, थोड़ा बड़ा डेटा यदि आपको देखने को मिलता है तो ऐसे केस में साथियों फिर आपके साथ समस्या होना तय है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम डेविएशन मेथड या कल्पित माध्य वाली जो विधि है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस अपने हिसाब से हम अपनी जो समझ है वो बनाने का ही हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। साथियों, जैसे कि मैंने माध्य के बारे में आपको एक बात और बोली कि यार समांतर माध्य यानी कि समांतर श्रेणी में कोई सीरीज आपको दी हो, यानी बीच का गैप यदि समान हो तो बीच वाली संख्या भी माध्य होती है। और ये वाली जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ चरितार्थ हो रही है। आप मुझे बताओ कि यहाँ जो गैप है वो आपके पास में क्या एक एक नंबर का गैप नहीं है? बोले सर बिल्कुल गैप है। ज़रूरी नहीं एक का ही हो, पर समान गैप तो है। समान गैप है यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी बीच वाला नंबर ही माध्य होगा साथियों। और बीच वाला नंबर आप भली भांति परिचित हैं इस बात से कि सर यहाँ जो बीच वाला नंबर है वो 4 है और यही हमारे पास में क्या हो जाना चाहिए? माध्य। इसका मतलब हम बिना कैलकुलेट करे भी ऐसे प्रश्नों में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य यहाँ पर जो था वो था
डेविएशन मेथड यानी विचलन विधि। आइए साथियों, विचलन या डेविएशन विधि, और इसे ही हम सामान्यतः एक और विधि के नाम से जानते हैं, कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि में हम एक ऐसा माध्य है जो कि हम मानते हैं। हाँ यहाँ साथियों, यानी माध्य हम अपनी तरफ से मान लेते हैं और फिर इसी माध्य को प्रेक्षणों में से घटाते जाते हैं। प्रेक्षण में से किसको घटाते हैं साथियों? माध्य को घटाते हैं। अगर अपन मैथमेटिकली जाना चाहे तो इस तरीके से हम इन चीज़ें सोचते हैं। और कल्पित माध्य का सूत्र मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ हम यूज़ नहीं करने वाले। जैसे विचलन का मतलब भी यही होता है, यानी प्रेक्षणों में से माध्य को घटाना ही। आपने जब मैंने कल्पित माध्य वाली विधि जब आपको समझाने का प्रयास किया तो वहाँ मैंने लिखा था डी, और डी को मैंने लिखा था यार ये विचलन होता है। विचलन का मतलब होता है साथियों प्रेक्षणों में से माध्य को घटा देना, हाँ या ना, और उसे हम विचलन का रूप देते हैं। तो जब हम इस प्रकार से विचलन निकालकर माध्य निकालते हैं तो ये वाली विधि कहलाती है विचलन विधि। जैसे पिछला एग्जाम्पल है, एक बार मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। 2 3 4 5 6, मान लो हमें इनका माध्य निकालना है साथियों इस डेटा का। तो हम अपनी कल्पना से कोई भी एक ऐसा नंबर माध्य के तौर पर हम मान सकते हैं साथियों। बोले सर कोई भी नंबर मान सकते हैं? बिल्कुल, आप चाहो तो दिए गए डेटा में से मान लो, आप चाहो तो दिए गए ऑप्शंस में से मान लो, आप चाहो तो यार आपको कोई नंबर बढ़िया लग रहा है, बोले सर ऑप्शंस में भी पॉइंटों में नंबर दिया है तो सर पॉइंटों में कैलकुलेशन मेरे से नहीं होती, हटा दो। आपको लगता है कि सर यहाँ भी पॉइंटों में कोई डेटा दिया हुआ है कि बोले सर नहीं हो रहा है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से 10, 20, 50 ऐसा नंबर मान सकते हो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में सहजता फील हो। मतलब आइए समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने माध्य माना, आपको ये नहीं पता है कि यार जो सही वाला माध्य है वो क्या है, लेकिन आपने क्या किया कि जैसे 5 को माध्य मान लिया। कल्पित माध्य का मतलब कल्पना से हम कोई माध्य मान लेते हैं। आपने 5 को माध्य माना, तो आप लोग मुझे बताइए 5 से ये 2 कितना कम है? बोले सर ये 3 कम है। 3 कम है तो -3 लिख दो। बोले सर 5 से कल्पना करने का मतलब क्या है? देखो साथियों, औसत या माध्य का मतलब मैं ये आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक संख्या में बराबर बराबर बांटना। और आप माध्य 5 मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि यार प्रत्येक संख्या 5-5 हो जानी चाहिए। फिर तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या को हमने 5-5 में बांटा है। माध्य का मतलब यही तो होता है। और इसीलिए हम अब ये मानते हुए चल रहे हैं कि यार ये 2 भी किसके बराबर है? 5। बोले सर ये 5 नहीं है, ये तो 5 से कितना कम है? 3। मैंने कहा यार ये 3 भी 5 है। बोले सर 3 5 नहीं है, ये 5 से 3 कितना कम है? बोले सर 2 कम है, तो माइनस में 2 लिख दो। मैंने कहा यार ये 4 भी तो 5 है। बोले सर ये 5 नहीं है, ये 5 से कितना कम है? 1 कम है। मैंने कहा यार ये 5 भी तो 5 है। बोले सर बिल्कुल 5 तो 5 है ही ना, तो सर ये कम है ना ये ज़्यादा है, तो आप 0 लिख सकते हो। लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, लेकिन आपने ये चीज़ जानी कि यदि दिए गए डेटा में से हमें कोई एक ऐसा नंबर माध्य मानते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि एक नंबर के साथ हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी, वो 0 हो जाएगा, हाँ या ना। और अगले वाले डेटा को हमने देखा कि बोले सर ये जो 6 हमारे पास में है, ये भी हमारे पास में क्या होना चाहिए? जो है 5 होना चाहिए, लेकिन सर ये 5 नहीं है, तो 5 से एक साथ है ना। तो ये जो हमने इन दोनों के बीच का गैप निकाला है साथियों, इसे ही डेविएशन, इसे ही विचलन कहते हैं। तो इसलिए भी इस विधि को हम विचलन विधि कहते हैं साथियों। यानी कि इन दोनों नंबरों का बीच में जो अंतर है, गैप है, वो कितना आ रहा है, यानी विचलन है वो कितना आपने लिया है, और इसीलिए वस्तुतः इसे विचलन विधि का नाम दिया जाता है साथियों। अब आपको यहाँ से ये समझना चाहिए, यदि अगर ये 5 आपके पास में सही माध्य होता, ऐसा माध्य होता, सही माध्य होता, तो ये जो विचलन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो विचलन आपको मिला है, ये सारे के सारे विचलन आपस में कट पिट कर 0 बना देंगे। बोले सर 0 बना देंगे? बिल्कुल, आपको पता है पिछला ही प्रश्न मैंने रिपीट किया है, और इसका माध्य आपको पता होगा 4 है। तो अगर मैं यहाँ पर माध्य 5 के बजाय 4 लेता तो सब कुछ कट पिट के 0 हो जाता। बोले सर क्या सच में ऐसा होता? बिल्कुल होता।
आप चाहो तो एक बार के लिए फर्स्ट इसे देख सकते हो, 2 3 4 5 और 6। आपने कहा कि सर जैसे मान लो मैंने गलती से माध्य मैंने 4 मान लिया जो कि सही वाला माध्य है, ठीक है। मान लीजिए आपको पता नहीं है, हालांकि अपन सोल्व करके आए हैं तो अपने को मालूम है कि यार 4 सही माध्य है, लेकिन मान लो कभी रैंडमली आपने कोई ऐसा डेटा माना या ऑप्शन में से उठाया और आपने सही माध्य उठा लिया। बोले सर माध्य 4 होने का मतलब सभी संख्याएं 4 4 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि माध्य का मतलब ये है कि यार सब में बराबर बराबर बांट देना, हाँ या ना। आप मुझे बताओ कि बोले सर 2 तो 4 नहीं है, ये 4 से कितना कम है, 2। बोले सर 3 भी 4 नहीं है, ये कितना कम है, बोले सर 1। बोले सर ये तो पक्का 4 है। तो एक संख्या इनमें से मानने का फायदा ये हो कि यार एक तो जीरो हो गई, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी। यहाँ देखिए बोले सर ये 1 ज़्यादा है और 6 4 नहीं है, बोले सर ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। फिर से दोबारा समझ लीजिए, यहाँ 4 से आपको कंपैरिजन करना है कि यार 4 से 2 कितना छोटा है, बोले सर 2 कम है। 4 से 3 कितना कम है, बोले सर 1 कम है। 4 से 4 कितना कम है, बोले सर 0 है। 4 से 5 कितना ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। और 4 से 6 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। आप मुझे बताओ यहाँ जो बीच में अब आपने जो ये डेविएशन निकाला है साथियों, यानी कि ये जो विचलन आपने निकाला है, आप देखो, आप देखेंगे तो पाएंगे कि सर -2 से +2 कट जाएगा और +1 से -1 कट जाएगा। सर अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यानी 0 बचा है। आप मुझे बताओ 0 को आप 4 में जोड़ोगे तो क्या आपके इस माध्य पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। यदि कभी ऐसा हो कि यार इन विचलनों का जोड़ 0 आ जाए, इन विचलनों का योग ही 0 आ जाए साथियों, तो इसका मतलब ये जो आपने माध्य लिया है वो क्या लिया है, सही माध्य लिया है। समझ गए साथियों, ठीक है। तो सही माध्य होगा तो विचलनों का जोड़ 0 होगा। लेकिन मान लीजिए सही माध्य नहीं हुआ ये, क्योंकि सही माध्य तो 4 है, हाँ या ना। तो सही माध्य नहीं हुआ तो फिर कुछ ऐसा होगा कि डेटा प्लस और माइनस में बचना स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, +1 से -1 कैंसिल हो गया और 3 और 2 माइनस के कितने बच गए साथियों, आपके पास में 5 बच गए। मैंने कहा बिल्कुल माइनस के 5 बच गए। अभी जो माइनस का 5 हमारे पास में एक्स्ट्रा बचा है, माइनस में बचे या चाहे प्लस में बचे, आप इसे समझेंगे कि यार ये एक्स्ट्रा तौर पर हमारे पास में ये चीज़ें बची है। और आपको पता है जितना भी एक्स्ट्रा बचता है वो सभी साथियों में बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है साथियों। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं में बराबर बांटने के लिए आप 5 का भाग लगाएंगे। 5 से काटोगे तो ऑल ओवर ये डेटा कितना बना, 1, यानी 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा और ये 4 ही आपके पास में सही माध्य है। क्या साथियों आप समझ पाए हो कि ये डेविएशन मेथड किस तरीके से काम करता है। यदि आपने एक ऐसा डेटा उठा लिया जो सही माध्य है, कैसा माध्य है, सही माध्य है, तो यहाँ जितने विचलन आप ले रहे हो उन सभी विचलनों का जोड़ 0 होगा। और इसीलिए एक बार एलडीसी के पेपर में पूछा गया, वस्तुतः अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा गया, एलडीसी के प्रश्न में पूछा गया कि दिए गए विभिन्न चरों, जो इस प्रकार से नंबर होते हैं, दिए गए विभिन्न चरों के बीजगणितीय माध्य का जोड़ क्या होता है। बीजगणितीय माध्य का मतलब होता है इस प्रकार से जो डेटा आपको दिया जाता है उन डेटा का जो अंतर आप ले रहे हो, ठीक है, उनके बीजगणितीय विचलनों का जो माध्य आप निकालोगे। बीजगणितीय विचलनों का मतलब, विचलन का मतलब इन दोनों का जो अंतर है, और इन दोनों का जो अंतर निकाल रहे हो, अंतरों के बाद में इनका माध्य निकालोगे। माध्य निकालने का मतलब सर राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, मतलब इन सबको आप जोड़ोगे, हाँ या ना। और इन सबको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद वो 0 होता है, क्योंकि ऊपर वाला ये नंबर 0 हो गया। आप मुझे बताओ 0 को इन 5 संख्याओं में आप कैसे बांटोगे। और आपको पता है राशियों का योग यहाँ पे 0 हुआ है, संख्याएं 5 है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का मतलब यहाँ भी हम वस्तुतः माध्य निकालते हैं, लेकिन माध्य हम यहाँ पर विचलनों का निकालते हैं। यानी अब ये नंबर थोड़ा सा छोटा हो गया और छोटा नंबर अपने लिए कैलकुलेशन की दृष्टि से आसान होता है, इसीलिए साथियों विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ मैंने एक बार आपको एक आधारशिला रखने का मैंने प्रयास किया कि यार विचलन विधि क्या होती है, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे प्रश्नों को इजी बनाने के लिए साथियों। और वस्तुतः हर एक प्रश्न में जो इस प्रकार के डेटा से संबंधित होंगे उन सब में हम लगाने का प्रयास करेंगे साथियों, और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को आसान कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आइए अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए पहला ही प्रश्न आपके सामने है कि यार एक परीक्षा में 10 छात्र हैं, तो छात्रों को अब हमें काउंट करने की जरूरत नहीं कि यार कितने छात्र हैं, 10 छात्र हमें दिए। 10 छात्रों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 82, 60, 62, 63, 78, 75, 86, 75, 91 और 46। अब इनका माध्य ज्ञात करना है। अब साथियों कभी कभी माध्य या समांतर माध्य भी आपके सामने लिखा हुआ हो सकता है,
चलिए, आप जानते हैं कि यार माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है या ना? बोले सर बिल्कुल होता है। तो राशियों का यदि मैं योग करना चाहूँ तो आप लिखेंगे सर 82 प्लस 60, या आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रयास करें कि आप डेटा को एक बार ऐसे यूँ जोड़ने के लिए आप प्रेजेंट नहीं करें। आप वस्तुतः जब भी इन संख्याओं का आप जब योग लिखें तो आप योग यहीं से कर लें, और योग करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक एक नंबर को आप पकड़ते हुए चलिए। जैसे यहाँ से 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 और 3 34 और 2 36 और 0 36, और 36 में 2 जोड़ोगे तो साथियों 38 बनेगा। यानी कि जोड़ने पर लास्ट नंबर 38 में से 8, 3 आप हासिल के तौर पर आप अब यहाँ रख लीजिए साथियों। आप जानेंगे कि 3 और 4 7, 7 हो गए, तो 7 और 9 कितना हुआ 16, 16 और 7 कितना हुआ 23, 23 और 8 कितना हुआ 31, 31 और 7 कितना हुआ साथियों 31 और 7 38, और 38 और 7 45, और 45 और 6 कितना होगा साथियों 51, और 51 और 6 कितना होगा साथियों 57, और 57 और 6 63, और 63 और 8 71। यानी कि जो टोटल जोड़ है वो इसके आगे लिख दो। अच्छा साथियों, छात्रों की संख्या यहाँ पर टोटल आपको 10 दी है, जोड़ने की ही ज़रूरत नहीं है, तो ये 10। अब आप मुझे बताओ साथियों, जैसे आप 10 का भाग यहाँ पर लगाओगे तो कितना आ जाएगा? बोले सर 10 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 71.8 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा। तो 71.8 आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर डाला हुआ है साथियों, ठीक है। तो एक मेथड तो ये होता ही है, और एक मेथड होता है अपने पास में डेविएशन वाला, यानी विचलन विधि। अच्छा, विचलन विधि का मतलब ये हुआ कि कल्पित माध्य विधि, और कल्पित माध्य विधि का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा नंबर हम माध्य के तौर पे मान लेते हैं जो अपनी लिए आसान नंबर हो। बोले सर सबसे पहले हम ऑप्शंस में गए तो 70.6, 71.8, 72.2, 72.8 ऐसे करके ऑप्शन दिए, और इस प्रकार के ऑप्शन तो बोले सर हमें तो परेशान कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो फिर क्या किया जाए सर? तो फिर एक काम कर लो, आप एक ऐसा नंबर जो दिए गए ऑप्शंस, क्योंकि सारे ऑप्शन 70 के नज़दीक है या नहीं, तो हम 70 ही मान लेते हैं साथियों। हालांकि ज़रूरी नहीं आप 70 माने, आप चाहे तो 60 मान लो, 82 मान लो, 62, 63, 78, आप ऐसा नंबर मान सकते हैं साथियों। तो आप यदि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके साथ में 82, 60, 62, 63, 78 इनको जोड़ना आसान नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? कल्पित माध्य का इस्तेमाल करेगा, जिसमें कल्पित माध्य यानी कि एक माध्य हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 70, मान लेते हैं कि यार माध्य 70 रहा होगा। अब माध्य 70 जब हम मानते हैं इसका मतलब यार हर एक संख्या 70 होनी चाहिए, क्योंकि माध्य का मतलब ये होता है कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप मुझे बताओ प्रत्येक संख्या यदि 70 होनी चाहिए, बोले सर ये तो 70 नहीं है, ये तो 70 से कितनी ज़्यादा है 12। अब आप बताओ 82 को लेके कैलकुलेशन करना आसान है या 12 को लेके? बोले सर 12 को लेके। बोले सर ये संख्या तो 70 नहीं है, तो ये 70 से कम है या ज़्यादा है? बोले सर ये तो 70 से 10 कम है। हमने कहा ठीक है, ये 70 से कितनी कम है? बोले सर ये 8 कम है। अच्छा ये 70 से कितनी कम है? बोले सर ये 7 कम है। अच्छा ये 70 से कितनी कम है, ये ज़्यादा है? बोले सर ये 8 ज़्यादा है इस बार। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये 70 से कितनी ज़्यादा है? बोले सर ये 5, क्योंकि हमने माध्य 70 माना है इसलिए हम 70 से ही कंपेयर कर रहे हैं साथियों। अच्छा ये 70 से कितनी ज़्यादा है? बोले सर ये 16 ज़्यादा है। अच्छा 75 कितनी ज़्यादा है 70 से? सर 5 ज़्यादा है। और ये 70 से कितनी ज़्यादा है? बोले सर 21 ज़्यादा है। और क्या ये संख्या 70 से कम है? बोले सर बिल्कुल कम है। आप मुझे बताओ 46 की बजाय 50 कम होता तो आप तुरंत ये बता देते कि यार 20 कम है या ना? लेकिन सर ये 50 से 4 और कम है, तो 20 और 4 आप कितना कम बताओगे? 24 कम बताओगे, है या ना साथियों? चलिए आप मुझे बताओ साथियों, 10, 12, 8 को लेकर कैलकुलेशन करना आसान है या फिर 82, 60, 62, 63 को लेकर कैलकुलेशन करना आसान है? तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो कल्पित माध्य है या जो अपन डिवीजन मेथड लेकर चल रहे हैं, यानी सेकंड नंबर का ये जो मेथड लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बढ़ाने, कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए, ये अगर आप इसे सीखते हो, कोशिश करो आप इसे सीखने का, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, यकीन मानो बहुत सारे प्रश्नों में आप बहुत जल्दी चीज़ें कर जाओगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अच्छा आप जो डेटा कट रहा है वो आप काट सकते हो, जैसे +8 से -8 कट गया इजीली।
हाँ या ना। और भी डेटा यदि आप काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो 5 और 5 10, और यहाँ माइनस का 10 है तो काट लो। इस मेथड की सबसे बड़ी मतलब जो अच्छी बात है वो यही है कि आपको ज़्यादा मतलब ऐसे डेटा को लेकर कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, जो कट जाता है डेटा आप उसको काट भी लेते हो, ठीक है। अब यहाँ अपन देखिए, बोले सर 24 माइनस का और 21 प्लस का है। मैंने कहा यार ये भी काट दो, माइनस का 3 बचा है। बोले बिल्कुल सर माइनस का 3 बचा है। अब हम देखते हैं कि सर माइनस में और क्या क्या हमारे पास में बचा है। माइनस का 7 और माइनस का 3, यानी टोटल मिलाकर माइनस का 10 हो चुका है। जो माइनस का 10 आप 12 से भी आप रिप्लेस कर सकते हो, 12 से रिप्लेस करोगे तो प्लस के क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। हाँ या ना साथियों। बोले सर अब सारा डेटा जो है वो लगभग हमारे पास में कट चुका है, यानी आप ये कहना चाहते हो कि प्लस का 2 बचा है और केवल प्लस का 16 बचा है। मैंने कहा 16 और 2 कितना बचा है, 18। प्लस के 18 बचे हैं, इसीलिए साथियों यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। बोले सर माइनस का बचता तो माइनस का आता। अच्छा, बोले सर अब ये जो 18 एक्स्ट्रा हमारे पास में बचा है इनका क्या करें। भाई सब में बराबर बराबर बांट दो। आप यदि कहीं पर मान लीजिए रसगुल्ले खिला रहे हो और आपके पास में 18 रसगुल्ले बच गए और 10 लोग बैठे हैं, तो 10 में बराबर बराबर नहीं बांटोगे। हालांकि खैर रसगुल्लों को बांटना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी सब ये सोचेंगे कि यार सबके पास बराबर बराबर आए ना। तो इसका मतलब आपके पास में 10 छात्र है तो 10 में बराबर बांटोगे, तो 10 का भाग लगाने का मतलब है एक नंबर छोड़ के दशमलव लगाना, यानी कि सर 18 में 10 का भाग जाएगा 1.8 बार, तो 70 और 1 71.8, ये अपना आंसर। तो हो सकता है कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको पहले वाली जोड़ने वाली विधि अच्छी लगी होगी, कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो नए और क्रिएटिव होंगे जिनको ये वाली विधि अच्छी लगी होगी। लेकिन साथियों जिनको ये वाली विधि अच्छी लग रही है, पहली वाली विधि अच्छी लगी है, साथियों उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें डेटा थोड़ा परेशान करने वाला हो और आपको टाइम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लगता हो। ठीक है साथियों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर जो वीडियो है वो हमारी लंबी हो जाएगी। साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 1 है आप इसका अच्छे से रिवीजन करके आइए। आपको जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ, बेसिक चीज़ें, उन बेसिक चीज़ों को एक बार आप समझ के आइए कि यार डेटा किस किस प्रकार से आपको प्रश्न फॉर्म करके देगा, किस किस प्रकार से डेटा को देगा आपके सामने, और किस किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, और कौन कौन सी विधियां आपके जो माध्य ज्ञात करने की है वो होंगी, और किस प्रकार से जब हम प्रश्नों को सोल्व कर रहे होंगे तो क्या अप्रोच हम प्रश्नों को ले रहे होंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।